स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का भूगोल पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास का बहुत ही बेहतरीन नोट्स। पिछला जो भी हैंड राइटिंग नोट्स अपलोड किए थे उसको बहुत अच्छे से आप सभी ने देखा और उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट आया कि और आगे बताइए। तो चलिए भूगोल का फिर से एक बार 2025 का जो सिलेबस है 2024-25, क्योंकि एनसीईआरटी का कुछ भाग कट चुका है ना, कुछ परसेंट सभी बुक में कटा हुआ है। तो उन सभी को छोड़ करके जो 2024-25 का न्यू सिलेबस है उसके आधार पर फिर से एक बार पूरा एसएसटी पूरा सोशल साइंस क्लास 10 का सोशल साइंस और साइंस का नोट्स आपको इस चैनल में एकदम बेहतरीन तरीके से आज से रेगुलर फिर से देने जा रहे हैं। तो जिस तरह से पहले का नोट्स सब में अभी तक आप सभी का प्यार दिखता है, अभी तक उन सभी नोट्स को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसी तरह इस जो आप नया से शुरू कर रहे हैं इसको भी देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो पूरा कंप्लीट एकदम बेहतरीन नोट्स जो भी है थोड़ा बहुत समझाते भी चलेंगे ताकि आप कुछ समझ भी लो और आपको बढ़िया नोट्स भी मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए संसाधन एवं विकास स्पीड से हम कुछ कुछ बताते चलेंगे। ऐसा नहीं सोचिए कि समझ में नहीं आया कोनो चीज़ या कोई, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा फोकस समझाने के लिए तो एक चैप्टर को अलग अलग टॉपिक को बढ़िया समझाना होगा बोर्ड में। हम यहाँ पे नोट्स देना मेरा मेन मकसद यहाँ है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मांग, बहुत सारे टीचर्स का भी मांग कि सर आगे और भी नोट्स दीजिए, है ना। तो चलिए आज लेकर आए हैं, आज से शुरू कर रहे हैं भूगोल, इतिहास, नागरिक जो भी सभी का देंगे, फिर 9 का भी देंगे, ठीक है। तो देखिए संसाधन, सबसे पहले संसाधन एवं उसका विकास, उस चैप्टर का ही नाम है। तो सबसे पहले समझेंगे संसाधन क्या है। तो संसाधन क्या, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है, यानी इस्तेमाल की जाती है, और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, यानी संसाधन जिसको बनाने के लिए जो भी वस्तु पदार्थ ये सब उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाता है, ठीक है। तो एकदम सिंपल चीज़ में, सिंपल भाषा में भी, थोड़ा टेक्निकल भी, ताकि क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में लिखे तो नंबर भी आवे, है ना। तो इस तरह से बनाए हो ताकि आप समझ भी पाओ अच्छे से, और कुछ कुछ वर्ड है जिससे कि आपका एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया लगेगा और एग्जामिनर आपको अच्छा मार्क्स भी देगा, ठीक है। तो संसाधन क्या है, हमारे आसपास जितना भी वस्तु हम देखते हैं, जिसका हम उपयोग करते हैं, है ना, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी है, यानी जो भी सिस्टम है वो सब है ना, वो जिसको बना सकते हैं, वो सारा चीज़ जो सब है या संस्कृति में मान्य है ना, अमान्य चीज़ है, वो सब संसाधन है ना। ईटा पत्थर बालू मशीन कंप्यूटर मोबाइल, ये सब क्या संसाधन, इंसान भी एक तरह का संसाधन है, ठीक है। संसाधनों का वर्गीकरण में देखो तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। संसाधन का बांटना, वर्गीकरण बांटना, उत्पत्ति के आधार पर अगर बांटे, कहाँ से ये पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ, उसके आधार पर बांटे तो जैव और अजैव, जैव जिसमें जान है, अजैव जिसमें जान नहीं है, जो निर्जीव है। और उसके बाद इसको और एक कैटेगरी से बांटेंगे समाप्यता के आधार पर। समाप्यता माने समाप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसके आधार पर अगर बांटे तो दो तरह का है, नवीकरण योग्य और अनवीकरणीय योग्य। नवीकरणीय योग्य किसको बोलते हैं, जो नहीं समाप्त होगा, जो जिसे नया बनाया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन यानी नया कर सकते, खत्म नहीं होगा। हवा आते रहेगा, नहीं खत्म होगा, पानी खत्म नहीं होगा, नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन अनवीकरणीय जो खत्म हो जाएगा, कोयला, लाखों करोड़ों साल लगा है कोयला बनने में, कोयला का भंडार है, धीरे धीरे कोयला जितना निकल रहा है, धीरे धीरे कुछ साल में ख़त्म हो जाएगा कोयला। और अगर एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा कोयला नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि कोयला बनने में करोड़ों साल लगा है, तो करोड़ों साल लगेगा तब तक हम लोग कोई रहेगा, इंसान धरती में ना रहेगा। तो अनवीकरणीय संसाधन जो ख़त्म हो सकता है, नवीकरणीय संसाधन जो समाप्त नहीं हो सकता, हवा पानी ये सब, ठीक है। फिर स्वामित्व के आधार पर भी बांटते हैं। थोड़ा बड़ा कर दे, अगर छोटा दिख रहा हो तो चलिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं। स्वामित्व मानी अधिकार, किसका है ये हक अधिकार, उसके आधार पे भी बांटते हैं संसाधन को, ठीक है। बढ़िया से एकदम नोट्स करते हैं, हम थोड़ा समझा रहे हैं तब तक आप इसको लिखते भी चलिएगा, ठीक है। बढ़िया से एकदम नोट्स बनाइए, है ना। और देखिए बनाना जरूरी है, हाथ से लिखिएगा याद जल्दी होगा, ठीक है। लिखिए, लिखने की प्रैक्टिस भी होगा, याद भी होगा। लिखने से का देखने का भी जाएगा, लिखने का भी, और बोल रहे हैं उसे सुनने का भी, चारों तरफ से इन्फॉर्मेशन घुसेगा, जल्दी याद होगा चीज़, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर देखें तो व्यक्तिगत हमारा कुछ, जैसे हम मोबाइल, जिस मोबाइल से हम वीडियो बना रही है हमारा है, व्यक्तिगत संसाधन मेरा है ना। सामुदायिक माने पूरे समुदाय के लिए, जैसे रेल समुदाय के लिए पूरा, है ना। या राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय, पूरा राष्ट्र के लिए जो है राष्ट्र संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय जो पूरे दुनिया के लिए है,
ठीक है, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आगे बढ़ेंगे फिर एक एक करके सभी का डिटेल भी पढ़ेंगे, है ना। अभी थोड़ा सा देख लो झलकी। विकास के आधार पर अगर देखेंगे, विकास के आधार पर विकास कैसा हुआ है उसके, तो एक होता है संभावी संसाधन, एक होता है संभावी विकसित भंडार, और एक होता है संचित कोष। संभावी मैंने जिसको संभावना है आगे, है ना। तो बहुत तरह का इस तरह का संसाधन है, एक एक करके समझते हैं। उत्पत्ति के आधार पर दो तरह का संसाधन देखें, एक को देखें जैव अजैव। यहाँ पे अ छूट गया है ना, यहाँ आज अ छूट गया है बहु, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अजैव है ये। तो जैव संसाधन ऐसे संसाधन जो हमें जीवन मंडल से प्राप्त हो, जीव मंडल से, जीव है ना, जीव जिंदा जिसमें जीवन होती है, वैसे संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। और अजैव, ये है ना, है यहाँ पर अजैव संसाधन वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने हैं ना, तभी समझाए वो है, जैसे चट्टान धातु ये सब। और जैव में कौन आ गया, इंसान, प्राणी जगत जितना भी है ना, जानवर, पक्षी, मछली, जो भी जिसमें जान है। आगे बढ़े, समाप्यता माने समाप्त होगा कि नहीं, तो तभी बता दिए है ना, सिंपल से नवीकरण जो समाप्त हो सकता है, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है। नवीकरण संसाधन है जो समाप्त नहीं होगा, है ना। नवीकरण क्या है, जो समाप्त नहीं होगा, जिसको बार बार बनाया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। जल, वायु। अनवीकरण संसाधन वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। जैसे कोयला एक बार यूज कर लिए, तो यूज होने बाद बोला फिर कोयला नहीं बनेगा, राख बन गया वो, है ना। इनका निर्माण एवं विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ, मान लाखों करोड़ों साल लगा है बनने में, इसलिए दोबारा इसको बनाना संभव नहीं है। जैसे जितना भी खनिज है ना, जितना भी खनिज है वो सब इसमें आ जाएगा। लोहा, पेट्रोलियम या धातु, जितना खनिज जमीन के नीचे से निकलता है। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। स्वामित्व माने किसका है ये संसाधन, व्यक्तिगत, हमारा मोबाइल है वैसे संसाधन जिसका व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्ति, कोई पर्सनल व्यक्ति के पास हो। जैसे किसी किसान का ज़मीन है, घर है ना, जैसे हमारा मोबाइल है, ये मेरा पेन है ना, ये अब यूट्यूब का हमारे खाली ना, सब मतलब इसको कह सकते हैं सबके समुदाय के लिए, ठीक है। अब सब यूज करो, सब इसको सबको भेजो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। सामुदायिक संसाधन वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं। सामुदायिक संसाधन, मेरा चैनल का भी सब यूज करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रीय संसाधन किसी भी प्रकार का संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर, राष्ट्र माने जैसे भारत, पूरे भारत के अंदर जो संसाधन, ये राष्ट्र भारत का है संसाधन, ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो तट रेखा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को तट रेखा, समुद्री तट रेखा के 200 मील दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की निगरानी में है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, जो समुद्री तट है, जैसे भारत का निचला वाला भाग, जो समुद्री तट है निचला वाला भाग में, जिसमें हिंद महासागर हो या फिर, तो ये महासागर वाला जो भाग है, इसमें पूरा महासागर है। तो महासागर जैसे तट में है ना, तो भारत के तट में है, तो सिर्फ 200 मील तक ये भारत का कहाएगा। जो समुंदर है 200 मील, तो भारत का तट रेखा से 200 मील तक भारत का, उसके अंदर जो मछली उछली कुछ भी है तो भारत का है, उतना तक भारत का अधिकार है। लेकिन उसके बाद जो दिखता है पूरा समुद्र, उसमें किसी देश का अधिकार नहीं है, ठीक है। फिर आगे से इधर कोई देश रहेगा यहाँ पर, तो इस देश का संसाधन भी उसका भी 200 मील तक रहेगा, और इधर से 200 मील, उधर से 200 मील, तो बीच में तो बहुत जगह बच गया। तो बीच का जो बच गया उसमें किसी देश का स्वामित्व नहीं है, वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम उसको कंट्रोल में रखता है, ठीक है। तो वही अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, विकास के स्तर पर विकास कहाँ तक पहुँचे उससे। संभावित संसाधन वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है, मौजूद है, परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है। संभावित संसाधन माने है लेकिन यूज नहीं हो रहा है अभी, है ना। जैसे यूरेनियम ये सब था, अब हो रहा है, लेकिन ये संभावित संसाधन में अभी रखा गया है ना, बहुत सारी, इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं हो रहा है। विकसित संसाधन वे संसाधन जिनके उपयोग में गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। विकसित संसाधन जो गुणवत्ता निर्माण मतलब जिसका निर्माण जो बनना शुरू हो गया है, विकसित संसाधन है। भंडारित संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुँच से बाहर है। माने भंडारित है संसाधन, लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण इंसानी पहुंच से बाहर है, वो भंडारित संसाधन कहलाता है। संचित संसाधन वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। संचित संसाधन है कि बहुत सारा ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी उतना हो गया कि यूज कर, लेकिन अभी नहीं यूज किया गया,
है ना, वो संचित रखा हुआ है अभी वैसे संसाधन, ठीक है। संसाधन का विकास मानते हैं। मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति का देन है, बिल्कुल प्रकृति से मिला हमको संसाधन। हम कोयला, पेट्रोलियम, जल, भूमि, मिट्टी, पेड़ पौधा अपना नहीं बनाए, प्रकृति दिया है। इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्या पैदा हुई। अब क्या है कि फ्री में मिल गया, भगवान दिया है, हैं कह किसी का बाप का नहीं, हमको तो ऊपर लिया दिया है, कहा अंधाधुंध यूज कर, पेड़ कटाई, कोयला का अंधाधुंध यूज, इतना संसाधन का यूज कर दिया कि आज संसाधन की कमी हो गई है, हैं। सांस लेने के लिए नहीं, ऑक्सीजन क्या है, नवीकरणीय संसाधन है ना, नहीं खत्म होने वाला चीज़, लेकिन सांस लेने के लिए सही ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। पानी क्या है, पानी पड़ रहा है कि नवीकरणीय संसाधन है जल, लेकिन खरीद के पानी पीना पड़ रहा है। तो ऐसा स्थिति हो गया, ठीक है। कुछ व्यक्तियों ने लालचवश संसाधन का ह्रास किया, खत्म करते जा रहे हैं, लालचवश, है ना, ये अपना स्वार्थ के लिए। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गया है, और संसाधन जो है समाज के कुछ लोग, कुछ गिने चुने अमीरों के हाथ में आ गया, गरीबों के हाथ से खत्म होते चला जा रहा है, जिससे समाज दो हिस्सों में, एक संसाधन संपन्न एवं एक संसाधनहीन, अर्थात इसको साधारण भाषा में कहते हैं गरीबी और अमीरी में बंट गया है, जिसे पूरा दुनिया जान रहा है। अगला कारण क्या है, तो संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है, मतलब पूरी दुनिया के लिए संकट पैदा हो गया है। ऐसा नहीं कि भारत के लोग अगर संसाधन का उपयोग करें तो खाली भारत में संकट नहीं, पर्यावरण जैसे नष्ट हो रहा है, पानी प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, पानी बाढ़ आ रहा है, तो ये सब क्या पूरे विश्व में ये फैल रहा है, ठीक है। जैसे भूमंडलीय तापमान, वही बोल रहे, तापमान बढ़ रहा है, ओजोन परत का अवक्षय हो रहा है। तो ये सिर्फ अपना ऐसा नहीं सोचे कि लगेगी आग, कहते हैं ना, लगेगी आग तो आएगी जद, आएगी घर तेरे भी जद में, यहाँ पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है, मतलब सबका जल रहा है, लेकिन भी शोषण करना नहीं छोड़े हैं लोग। तो ओजोन परत का अवक्षय, सबका नुकसान, पर्यावरण प्रदूषण, सबका नुकसान, भूमि निम्नीकरण। ऐसा नहीं कि अमीर आदमी के लिए ये सब नुकसानदायक नहीं है, लेकिन संसाधन का दोहन इस कदर हो रहा है कि आज ये सब देखने को मिल रहा है। और आने वाला चंद दिनों में ऑक्सीजन का स्थिति अभी जैसा हो गया है पर्यावरण का, ऑक्सीजन सांस जब लेना पड़ जाए लगता है पैसा से, उस समय क्या होगा। ऐसे भी कोरोना समय देखे थे ऑक्सीजन का मारामारी। तो ये देखिए प्राकृतिक संसाधन था, हमें फ्री में सब कुछ मिला था, लेकिन उसका दोहन इस कदर कर दिए, इसका मिसयूज ऐसा कर दिए कि आज ऑक्सीजन भी पैसा से मिल रहा है, पानी भी पैसा से मिल रहा है। तो अभी भी वक्त है संभलने का, है ना, इस सब संसाधनों को बचाने का। मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक है। न्याय संगत यानी सबका साथ, सबका विकास। भाषण तो दिया जाता है लेकिन होता नहीं है, ठीक है। तो संसाधन में भी वही करना है। सतत पोषणीय विकास क्या है, तो ये सतत पोषणीय विकास की ज़रूरत है। सतत पोषणीय विकास यानी खुद विकास करो, दूसरे को ख्याल रखते हुए, और सिर्फ अभी जो मौजूद है उन लोगों का ख्याल नहीं, आने वाला पीढ़ी, आने 100, 200, 1000 साल बाद जो लोग आवेंगे उनका भी ख्याल रख करके संसाधन का उपयोग करो। ऐसा नहीं कि अपना मौज मस्ती करके सबको बर्बाद करके चले गए, हमारे आने वाला पीढ़ी घुट घुट के मर जाए, ऐसा नहीं करना है। तो संसाधनों के ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु यानी कि सिर्फ वर्तमान पीढ़ी नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों यानी आने वाला पीढ़ियों की भी आवश्यकताएं पूरी हो, उसी को सतत पोषणीय विकास कहते हैं, ठीक है। एजेंडा 21 बहुत इंपॉर्टेंट, सतत पोषणीय विकास बार बार एग्जाम पूछता है, एजेंडा 21 भी पूछता है। ये क्या है, तो 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में एजेंडा 21 सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरो, याद रखिएगा कितना ईस्वी में हुआ था, 1992 में। तो इसमें क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया था। तो एजेंडा 21 पारित किया था, पूरे दुनिया के, पूरे विश्व के लोग, अंतर्राष्ट्रीय संगठन मिल करके। क्या उद्देश्य था उसका, तो इसका उद्देश्य समान हितों,
पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटाना इसका उद्देश्य था। पर्यावरण में जो नुकसान हो रहा है, क्षति हो रहा है, उसको बचाया कैसे जाए, गरीबी जो बढ़ रहा है उसको कैसे निपटाया जाए, रोगों से कैसे रोकथाम किया जाए, उस पर ये उद्देश्य, इसका ये उद्देश्य था एजेंडा 21 का। संसाधन नियोजन ये क्या होता है? तो ये भी एक तरह का सतत पोषण विकास टाइप का है, लेकिन इसमें नियोजन माने इसको ऐसा रखना, ऐसा उपाय कुछ करो जिससे वो बचा रहे हो संसाधन, ऐसा उपाय अथवा तकनीक या टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक, ऐसा कुछ उपाय, ऐसा कुछ तकनीक आवे जिससे संसाधन का उचित माने सही उपयोग और जितना जरूरत है उतने उपयोग हो, वही संसाधन नियोजन है, ताकि आने वाला पीढ़ी के लिए रहे। भारत में संसाधन नियोजन कैसे? देखो, संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों पर ध्यान रखा जाए। जो भी योजना बन रहा है उस समय। दूसरा क्या है रखना है, प्रथम पंचवर्ष योजना से ही भारत में संसाधन नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य होनी चाहिए। जो पंचवर्षीय जो योजना है ना, सरकार 5-5 साल का, इसमें सबसे पहले सरकार का एजेंडा होनी चाहिए, सरकार का मुख्य लक्ष्य होनी चाहिए। ये खाली ऐसा नहीं कि कोनो देख के बड़का बड़का वादा करके सड़क बना देंगे, यही कर देंगे, वो कर देंगे, नौकरी देंगे 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख करके ठगना नहीं। सबसे बड़ा लक्ष्य होनी चाहिए कि संसाधन नियोजन सही से हम करेंगे, संसाधनों का बंटवारा सही से करेंगे, पर्यावरण का रक्षा करेंगे। लेकिन आज ये सबसे वोट नहीं मिलेगा। आज तो मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, ये कब करो वोट भी मिलेगा। जनता ही बेवकूफ़ होते चला जा रहा है, तो क्या करेगा सरकार। भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। क्या क्या बिंदु है देखिए, पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाएं। क्या क्या संसाधन, उसका लिस्ट। उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्थागत ढांचे पर सही इस्तेमाल करते हुए, जो भी टेक्नोलॉजी उसका सही इस्तेमाल करते हुए इसका नियोजन ढांचा तैयार करें, है ना। संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बैठा है। ठीक है, अब आते हैं संसाधन का संरक्षण कैसे करें, सुरक्षित उसको कैसे करें। तो संसाधनों का उचित प्रबंधन, ताकि जल, भूमि तथा वनस्पति एवं मृदा का इस प्रकार से प्रयोग करना कि भावी पीढ़ी की ज़रूरतों का ख्याल रखा जाए, है ना। तो संसाधन फ्री में मिला करके ऐसा ना यूज करो। आपको भले फ्री में मिला है, लेकिन याद रखिए एक बार ख़त्म, जैसे पेट्रोल गाड़ी में हूँ कर रहा है झूठ ठोक के कहीं पे, या रेड लाइट बहुत देर फिर भी ना हाँ करिए रहा है, फालतू का इधर से उधर दौड़ा रहा है। कहिएगा किसी को ना, थोड़ा बंद कर दो, कहे से कर, मेरा बाप का पेट्रोल जा रहा है, मेरा पैसा जा रहा है, तेरे को क्या हो रहा है। लेकिन याद रखना, तेरा बाप का पैसा भले भी जा रहा है, अभी पैसा है तेरा जा रहा है, तेरा बाप का किसी का भी जा रहा है, लेकिन एक बार पेट्रोल ख़त्म हो गया तो आपके पास 1 करोड़ भी है ना, तो पेट्रोल नहीं बना सकते हो। अगर एक बार धरती, प्रकृति ने जो हमें दिया है, एक बार अगर वो समाप्त हो गया तो कितनों पैसा है, पैसा तो क्या कागज है, पैसा कितनों सरकार छाप के कुदा दे कि लो भैया पैसे से जिंदा रहो, तो नहीं जिंदा रह सकते। पैसा से पेट्रोल नहीं बना सकते, पैसा से कोयला नहीं बना सकते हैं। तो ऐसा संसाधन जो मिला है प्रकृति से, पैसे से आप नहीं खरीद सकते। इसलिए पैसे का घमंड ना दिखाए। हिफाजत करने का मतलब ये नहीं कि पैसा तुम्हारा 2 रुपया बचेगा या 10 रुपये बचेगा इसलिए कोई बोलता है, नहीं। संसाधन को बचाना मेन मकसद होना चाहिए, पैसा बचाना नहीं। पैसा तो कोई कमा लेगा, पैसा जमा करके नहीं हो जाइएगा ना अपना बाल बच्चा का, तो अपना दिमाग अभी के दौर में अपना कुछ करके खाइए लेगा, खट के कूली कबाड़ी कोनो में करके वो अपना जीवन चलाइए लेगा। पैसा नहीं छोड़ के जाइएगा, जायदाद नहीं छोड़ के जाइएगा तो। लेकिन याद रखिए, अगर आपने सही ऑक्सीजन, सही पर्यावरण नहीं छोड़ के गया, करोड़ों रुपया भी छोड़ के गया तो घुट घुट के मर जाएगा। इसीलिए संसाधन को बचाना जरूरी है। तो चलिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे, काहे कि हम शुरू में बोले थे कि हम नहीं समझाएंगे ज़्यादा, लेकिन समझाइए दे रहे हैं बेसी। चलिए आगे बढ़े। संसाधन संरक्षण समझिएगा क्यों संरक्षण जरूरी है। भू संसाधन आते हैं, भू जमीन है ना, भू संसाधन बोलते जमीन, भूमि को। भूमि एक महत्वपूर्ण प्रकृति संसाधन है, कौन नहीं जानता। भूमि नहीं रहता कहाँ रहते हम, कहाँ से हमको मिलता खाने को।
प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्था भूमि पर ही आधारित। माने कोनो दुनिया का सब चीज कौन, अब कुछ जो भूमि है तबे ना संभव है, जमीन में न रहता तो फिर कोनो संभव था ना था। तो भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना कि जमीन में थोड़ी सिराएगा, खत्म ये भी होगा, बंजर होते चला जा रहा है। देखो ना आज पूरा, अरे बंजर हो गया तो समझो खत्म हो गया, ना इंसान रहेगा, ना इंसान का जात, ना कोई जीवधारी तो ऐसे भी देखो खत्म होते जा रहा है। चिड़िया पहले बचपन में याद होता होगा, गाँव में जो होंगे या शहर तरफ भी दिखता था, एक साथ हजारों चिड़िया, इधर से उधर, तोता, मैना, कौवा, इधर से उधर। अभी देखो कभी अगर शायद दिख जाएगा तोता तो बहुत खुशखबरी है, बहुत खुशी की बात होती है। मतलब चिड़िया खत्म, जानवर भी खत्म जंगल से, है ना। सिर्फ झारखंड में हाथी उथी रह गया थोड़ा बहुत, बाकी खत्म। तो ऐसा नहीं कि अगर बाकी जो खत्म हो रहे थे, इंसान का भी ज़िंदगी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, इंसान का भी अस्तित्व नहीं चलेगा। जैसा अभी यूज हो रहा है सभी चीज़ों का, वैसा होता रहा तो इसलिए बचाना जरूरी है। भूमि, भारत में भूमि संसाधन कितना भूमि है, तो भारत में लगभग 14% भू क्षेत्र मैदान है, 43% मैदानी है, जिसमें कृषि होता है, उद्योग एवं विकास के लिए सुविधाजनक है, जो उद्योग, फैक्ट्री, घर, मकान। लगभग 30% भू क्षेत्र जो है विस्तृत रूप से पर्वत है, पर्वत में स्थित पहाड़ है ना, जो 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो पहाड़ है ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से सारी नदियाँ अपना निकलती है ना, और पर्यटन के लिए भी बहुत बढ़िया अच्छे है, अनुकूल है, तो ये जरूरी है ना, पारिस्थितिकी के लिए जरूरी है। लगभग 27% जो है पठारी क्षेत्र है, जिसमें खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय, जैसे झारखंड है ना, झारखंड में जीवाश्म ईंधन, वन, ये सब भरमार है ना, लेकिन भी झारखंड सबसे गरीब राज्य है भ्रष्टाचार के कारण। भू उपयोग, जमीन का उपयोग दो, भौगोलिक प्रक्रिया जिसे अनुमान अनुसार जिसे अनुसार भूमि का प्रयोग विभिन्न आधारित आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। भूमि का उपयोग बहुत अलग अलग माने का है, भूमि में सब चीज़ है, तो उपयोग बहुत है। वन, पेड़ों से आच्छादित एक विशाल क्षेत्र है, वन जंगल भूमि में है। कृषि के लिए उपलब्ध भूमि में बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि और गैर कृषि परियोजना में लगाए गई भूमि, इमारतें, सड़क, उद्योग, ये सब है भूमि। प्रति भूमि है वर्तमान प्रति, जहाँ कृषि 1 वर्ष या उससे कम समय खेती ना की गई हो, 1 वर्ष या उससे कुछ ज़्यादा तक ना की गई हो तो प्रति भूमि कहते हैं। प्रति है 1 साल से 2 साल से कहते हैं ना। अन्य प्रति, जहाँ 1.5 से 5 वर्ष तक खेती ना की गई है, तो सब भूमि का प्रकार है, ठीक है। अन्य कृषि योग्य भूमि, अस्थायी चारागाह तथा अन्य गदोचर भूमि, विविध वृक्ष फसलों तथा उपवन के अधीन भूमि है ना, ये सब भूमि का अलग अलग है, ये सब देख लीजिएगा। शुद्ध बोया गया क्षेत्र है ना, ये भूमि का सब पार्ट है। भारत में भू उपयोग का प्रारूप कैसा है, तो भू उपयोग को निर्धारण करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, मृदा, जलवायु तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति, परंपराएं इत्यादि शामिल है। मान भारत में भूमि का उपयोग का प्रारूप कैसा है, तो मिट्टी के आधार पर है, मिट्टी के आधार पर फसल का उपयोग, आकृति के आधार पर है, जलवायु कैसा है वहाँ का उसके आधार पे है ना, मानव कारण, जनसंख्या, घनत्व के आधार पे भी, ज़्यादा जनसंख्या तो ज़्यादा कैसे खेती उती हो रहा है, ज़्यादा कुछ हो रहा है। प्रौद्योगिकी क्षमता कैसा वहाँ पे, जैसे झारखंड में कोयला वोयला सब इधर मिल रहा है तो उसके किनारे में पूरा वो सब फैक्ट्री उक्ट्री खुल रहा है ना, तो इस तरह से संस्कृति उसका कैसा है उसके आधार पर, तो अपने ये सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि खेत वहाँ पर कैसा भूमि का यूज हो रहा है। अब झारखंड में कोयला है तो ज़्यादातर खदान यहाँ मिलेगा है ना, खेती ज़्यादा होता नहीं, यहाँ बंजर होते जा रहा है, खदान खोल रहा है उसके बाद बंजर हो जा रहा है भूमि। तो ये सब जैसा एरिया है उसके हिसाब से। निम्नलिखित भूमि निम्नीकरण का कारण, भू निम्नीकरण माने भूमि भी खत्म हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है, कहाँ है, खनन, जैसे झारखंड का वही स्थिति, खनन में चौपट हो जा रहा है सब। अतिचारण, बहुत ज़्यादा चराई से, अति सिंचाई, बहुत सिंचाइयों से बह जा रहा है, मिट्टी बह जा रहा है ना, औद्योगिक प्रदूषण, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, मतलब कचरा उचड़ा, जल, इस सब से। वनोन्मूलन, जंगल की कटाई, वो भी कारण है भूमि का निम्नीकरण के लिए। भूमि संरक्षण का उपाय क्या है, भूमि को बचाए कैसे, वन रोपण, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ, पशुचारण पर नियंत्रण करो, रक्षक मेखला बनाओ, खनन पर नियंत्रण करो, औद्योगिक जल का परिष्करण, माने जो भी फैक्ट्री उक्ट्री से कचरा उचरा पानी निकल रहा है उसको सही उपचार करो है ना,
अब मृदा संसाधन क्या है? तो मृदा देखो, भूमि मृदा फिर आ गया। मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी ही खेती में ही खेती होती है। मिट्टी कई जीवों एवं प्राकृतिक आवास भी है, जीवों का आवास भी मिट्टी है ना। और मृदा का निर्माण कैसे हुआ? तो मृदा का निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती, बहुत धीरे 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 धीरे। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 1 सेंटीमीटर, देखो मात्र 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में हजारों वर्ष लगा है। मिट्टी बहुत धीरे धीरे बना, पहाड़ धीरे धीरे, पानी उनी, बर्फ पड़ रहा है, पानी पड़ रहा है, हवा पड़ रहा है, धूप पड़ रहा है, उससे क्या पहाड़ जो है ना, उसका एक एक दाना 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 करके गिर रहा है। वो दाना धीरे 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 रगड़ा रगड़ा कि इधर उधर होते 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 और महीन होते जा रहा है, महीन होते 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 उसमें कुछ कुछ और मिल जा रहा है और वो मिट्टी बन रहा है। बहुत धीमा प्रोसेस है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर मिट्टी, कितना, इतना मिट्टी बनने के लिए हजारों साल लगे। मृदा का निर्माण शैलों का अपघटन, पत्थर के टूटने की क्रिया से होती है। मृदा के निर्माण में कई प्राकृतिक कारक महत्वपूर्ण है, जैसे होता पानी, बहाव, पवन, ये सब, ठीक है। अभी बताया ना, हवा, पानी, तो ये सब से इस प्रक्रिया में कई भौतिक रासायनिक परिवर्तन योगदान देते हैं। मृदा का प्रकार, मृदा कैसा है? लाल या पीला मृदा, लाल और पीला मृदा, जलोढ़ मृदा, देखिए फोटो भी आपको दिखा दे रहे हैं। जलोढ़ मृदा हो गया, काली मृदा हो गया, नगड़ा माटी हम लोग कहते हैं, वन मृदा हो गया, है ना, इस तरह का। मरुस्थलीय मृदा हो गया, लेटराइट मृदा हो गया, है ना, थोड़ा लालोन टाइप में। अब एक एक करके थोड़ा सा देख लेते फटाफट, एकदम ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, देखिए भागिएगा नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए थोड़ा समझा भी दे रहे हैं ना, ताकि हमको लग रहा है जैसे समझा दे रहे हैं, आपको दोबारा अलग से क्लास करने की जरूरत ना पड़े, है ना। नोट्स के साथ समझा दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा लंबा हो रहा है। कमेंट करिएगा अगर आप चाहिए, अगर ना आपको ना समझाइए, खाली हमको नोट्स बता दीजिए, तो वही करेंगे, एक बार पढ़ देंगे। लेकिन वैसे हमको आदत नहीं, जो भी चीज़ बताते हैं तो थोड़ा डिटेल घुस जाते हैं, ताकि चीज़ें समझ में आवे अच्छे से, है ना। देखो जलोढ़ मृदा क्या है, फटाफट, इसमें थोड़ा स्पीड बोल रहे हैं, अगर कमेंट करिएगा, अगर ज़्यादा स्पीड लग रहा हो तो धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। भारत में लगभग 45% क्षेत्रफल पर पाई जाती है जलोढ़ मृदा, है ना। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता, पोटास ज़्यादा होता है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्रों में ये विकसित होते ज़्यादातर है ना। रेत, सील्ड तथा मृतिका के विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। इसमें आयु का आधार पर पुनरी, देखो आयु का आधार, उम्र के आधार पर जलोढ़ को 2 भाग में बांटा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। एक को बोलते बांगर, एक को खादर। जो पुरानी जलोढ़ मृदा है, जो बहुत पुराना, उसको बांगर कहते हैं, और जो नया नया बन रहा है जलोढ़ मृदा, उसको खादर कहते हैं ना। पुराना वाला को बांगर, नया वाला को खादर, याद रखिएगा। बहुत उपजाऊ तथा गन्ना, चावल, गेहूं आदि फसलों के लिए बहुत उपयोगी है जलोढ़ मृदा, ठीक है। काली मृदा में आवे तो काला रंग का होता है, और इसका एक और नाम रेगर मृदा, ठीक है। टिटेनिफेरस, मैग्नाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति इसमें होता है, और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से इसका निर्माण हुआ है। आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता यानी इसमें पाया जाता है ये सब चीज़। कपास की खेती सबसे ज़्यादा काली मृदा में होती है, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारी, ये सब एरिया में ये सब। लाल एवं पीली मृदा, लोहे के कणों के अधिकता के कारण रंग लाल तथा कहीं कहीं पीला हो जाता है। झारखंड में ये है, पाया जाता है। अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है। चूने की इस्तेमाल कर उर्वरकता बढ़ाया जाता है। हम लोग भी बरसात में चूना ऊना का उपयोग करते हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य गंगा के मैदानी व गारो, खासी की जयंती के पहाड़ों में पाई जाती है, ठीक है। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होता है। भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम चाय तथा काजू का खेती इसमें बहुत बढ़िया। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। मरुस्थल मृदा लाल रंग का, भूरा रंग का होता है, रेतीली तथा लवणीय होता है। शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक होती है, ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। उचित सिंचाई के प्रबंध और उपजाऊ बनाया जा सकता है। उचित सिंचाई का अगर प्रबंधन है तो सिंचाई खेती घर बनाया जा सकता है, अदरवाइज उपजाऊ नहीं है ये। पहाड़ी मृदा, पहाड़ी पद या डीप माउंट जोन क्या होता है? किसी पर्वत या पर्वत श्रृंखला के तल पर पाए जाने वाला क्षेत्र। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट का पहाड़ी तथा पश्चिमी घाट के तल पर पाए जाने वाला क्षेत्र को पहाड़ी पद कहते हैं। याद रखिए, छोटे छोटे डेफिनेशन देख लेते हैं। डेक्कन ट्रैप का है, दक्कन ट्रैप। तो प्रायद्वीप पठार पर काली मृदा वाली क्षेत्र जिसका निर्माण लावा मिट्टी के द्वारा हुआ है, उस जो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है कपास की खेती के लिए, उसको दक्कन ट्रैप कहते हैं, ठीक है। ठीक है, प्रायद्वीप पठारों का काली मृदा वाला क्षेत्र जिसका निर्माण लावा मिट्टी से हुआ है, दक्कन ट्रैप उसको कहते हैं। वन मृदा माते फटाफट पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है वन मृदा। गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव। नदी घाटियों मृदा दोमट तथा सिल्टदार
अधिशीलक तथा ह्यूमस रहित रहता है। ठीक है, खादर और बांगर में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। तो नवीन जलोढ़ में नया वाला, प्राचीन पुराना वाला को बांगर, इसमें अधिक बारीक व रेतीले कण होते हैं खादर में, नया वाला में, और इसमें कंकड़, पुराना वाला में कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे पत्थर जैसे धीरे धीरे जमने लगता है। आगे बढ़ते हैं, खादर और बांगर में और क्या, तो बार बार नवीकरण संभव, खादर बार बार बनाया जा सकता है, बार बार नवीकरण संभव नहीं है बांगर पुराना वाला में। और ये खादर जो है नदी के पास डेल्टा है, नदी के पास जस्ट मिट्टी बन के पलट इधर हुआ है, किनारे हुआ है, तो बाढ़ से निर्मित मैदान में पाई जाती है, नदी के तट डेल्टा पास या बाढ़ से निर्मित जो भी है एरिया है नदी के किनारे पाई जाती है। अरे बांगर नदी से दूर पाए जाते हैं, तब ना नदी से दूर वाला धीरे धीरे पूर्ण आ गया तो बांगर हो गया। मृदा अपरदन यानी मृदा का अपरदन कैसे रोके, तो मृदा का कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। इसका कारण क्या है, मृदा अपरदन का सबसे बड़ा कारण जंगल की कटाई, ये तो बताए थे ना इसका समाधान कैसा। अच्छा, वो भूमि संरक्षण था, ये मृदा अपरदन। अति परिचालन तो वह लगभग सेम है। निर्माण तथा खनन प्रक्रिया, प्राकृतिक तत्व जैसे पतन, हिम, नदी और जल, कृषि का गलत तरीका, जुताई का गलत तरीका, पवन द्वारा मैदान एवं ढालू क्षेत्रों में मृदा को उड़ा ले जाना, ये सब मृदा अपरदन है, माने मृदा का कटना, खत्म होना। फिर मृदा अपरदन का कैसे रोका जाए, समाधान क्या है, तो ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं और समांतर हल चलाना है। ठीक है, ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी बनाकर खेती करना, सीढ़ीदार खेती। बड़े खेतों के पट्टियों को बांट कर फसल के बीच में घास की पट्टी उगाकर, माने बड़ा अगर एरिया है तो बीच बीच बांट के, है ना, मेढ़ बना देते हैं हम लोग, अलग अलग कियारी बना देते हैं, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा वैसे करके। खेत के चारों तरफ पेड़ों के कतार लगाए, फिर चारों तरफ, है ना, इसका पेड़ का मेखला बना देता है, अति पशुचारण से रोक लगा करके। और नलिका, देखिए लास्ट एकदम हो गया, खत्म, कहानी होने वाला है, रहिएगा थोड़ा सा। और नलिकाएं, एक छोटा 2-3 डिफिनेशन है। बहता हुआ जल मृतिया युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। उत्खाद भूमि पूछता है एग्जाम में, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती उसे उत्खाद भूमि कहते हैं। खड़ भूमि, चंबल बेसिन में इसे खड़ भूमि कहते हैं उसी को, है ना। अब पवन अपरदन, पवन द्वारा मैदान और ढालू क्षेत्र की मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हो गया इसका। अगर आप चाहिएगा तो इसका क्वेश्चन आंसर भी बता देंगे, अगर आप चाहिएगा तो इसका MCQ भी बता देंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर MCQ कर दें तो उसको कोई देखबे नहीं करता है, इसलिए नहीं बताएंगे। ठीक है, अब चाहिएगा तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए। खैर आंसर आजकल किताबों में रहता है, ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन का आंसर ये। ठीक है, हम भाग जाते हैं, चलिए। ये MCQ और 2 नंबरी क्वेश्चन, 3 नंबरी क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन कहिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से बना हुआ है। बस आप अगर चाहिएगा तो हम बहुत कुछ यहाँ पे दे सकते हैं, आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।